हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन फेडरलिज्म एंड फेडरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले समझने की कोशिश करते हैं ये दो कॉन्सेप्ट्स को, फेडरलिज्म और फेडरेशन को। दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ समझेंगे क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट लोगों को या स्टूडेंट्स को बहुत ही कंफ्यूज करती है। सो व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इज एन आइडिया और दिस इज ए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी एक सिद्धांत है। अब ये जो आइडिया या ये जो प्रिंसिपल है फेडरलिज्म का, ये कहता क्या है? ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन होना चाहिए। वेरी गुड। अब सवाल ये है, द क्वेश्चन इज वेयर कैन वी अप्लाई इट? इसको हम किसी कंट्री में ही अप्लाई करेंगे क्योंकि कंट्री में ही फेडरलिज्म देखा जाता है। लेकिन क्या हम इसे किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ये हर कंट्री में अप्लाई नहीं होता है। इसको अप्लाई करने के लिए हमें दो कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। वी नीड टू कंडीशंस टू अप्लाई फेडरलिज्म। तो पहला कंडीशन क्या है कि उस कंट्री में एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए और साथ ही साथ वहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी होना चाहिए। अगर ये दो तरह के गवर्नमेंट्स नहीं होंगे तो पावर का डिवीजन तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर वहां पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पावर किसके साथ डिवाइड करेंगे हम लोग? तो इसलिए वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो होना चाहिए। यह है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है कि क्या अगर सिर्फ वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होगा तो क्या पावर का डिवीजन हो जाएगा? नहीं, वहां पर हमें चाहिए कि वहां पर एक डिजायर होनी चाहिए, डिजायर टू डू पावर शेयरिंग। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक डिजायर होनी चाहिए कि वो पावर को शेयर करे। और जब भी कोई कंट्री इन दो कंडीशंस को फुलफिल करता है, जब भी कोई कंट्री इन दो कंडीशंस को फुलफिल करता है और पावर शेयरिंग करता है, तो उसी कंट्री को हम लोग फेडरेशन कहते हैं। तो उसी कंट्री को हम लोग फेडरेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? फेडरेशन इज अ कंट्री which applies federalism. So, federation is a country which applies federalism. ये बात समझ में आ गई। अब जो नेक्स्ट सवाल पैदा होता है वो ये कि क्या ये जो पावर शेयरिंग है इसकी अरेंजमेंट कैसी होगी? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। जब हम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारे पास जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच में पावर का डिवीजन किस तरह से हो? क्या दोनों को इक्वल पावर्स मिलेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिले और स्टेट गवर्नमेंट को कम पावर? या क्या ये हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कम पावर मिले और स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिले? इसको समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि ये फेडरेशंस बनते कैसे हैं। So the next question is how federations are formed. तो फेडरेशंस दो तरीके से बनते हैं। पहला है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले मान लीजिए कि चार अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, 1, 2, 3 एंड 4। और इन चार कंट्रीज ने ये सोचा कि चलो हम एक काम करते हैं, हम एक बड़ा सा कंट्री फॉर्म करते हैं, हम चारों मिलजुल कर एक बड़ा कंट्री फॉर्म करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने एक बड़ा कंट्री फॉर्म किया और अपनी जो बाउंड्रीज थे उसको इस तरह से जोड़ दिया। सो नाउ दिस इज अ न्यू कंट्री। अब ये एक नया कंट्री बन गया है। समझने की बात यहाँ पर यह है कि ये जो कंट्रीज थे 1, 2, 3, 4,
ये पहले इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, ये पहले ऑटोनोमस कंट्रीज थे, और इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम मिलजुल कर एक बड़ा कंट्री बनाते हैं। और इंटीग्रेशन का मतलब ही यही होता है, एकजुट करना इंटीग्रेशन का मतलब होता है। और इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है यूएसए, जहां पर 50 कंट्रीज ने एक साथ मिलकर एक बड़ा कंट्री बनाया जिसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस है, इसी को ही हम लोग कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इस नाम से ही पता चलता है कि ये चारों कंट्रीज एक साथ आते हैं, दे कम टुगेदर एंड फॉर्म ए बिगर कंट्री। अब हम आइए देखते हैं सेकेंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन। और ये जो सेकेंड प्रोसेस है, इसी को ही हम लोग कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। तो डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पर एक बड़ा कंट्री रहता है और इस बड़े कंट्री में हम छोटे छोटे राज्य बनाते हैं। और ये राज्य हम लोग किस लिए बनाते हैं, ताकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस अच्छे से हो सके। तो हमने क्या किया कि एक बड़ा कंट्री था, उसमें हमने छोटे छोटे स्टेट्स बना दिया, 1 2 3 4। और क्योंकि हमने एक बड़े राज्य को या एक बड़े कंट्री को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया, इसीलिए इसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है इंडिया। और ये जो प्रोसेस है, इसका एक अलग नाम है जिसको हम लोग कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अगर आप इन दो कंट्रीज को देखोगे बाहर से, तो आपको लगेगा कि दोनों कंट्री तो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ये फेडरेशंस बने कैसे। ये जो पहला प्रोसेस है, इसमें 4 कंट्रीज ने सोचा कि वो एक साथ आएंगे और मिलकर एक बड़ा कंट्री बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो डिसइंटीग्रेशन या होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, वहां पर एक बड़े देश ने छोटे छोटे राज्य बनाए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस अच्छी तरीके से किया जा सके उस कंट्री में। लेकिन असली सवाल तो बच ही गए। आप कहोगे सर, आखिर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के बारे में तो आपने अभी तक कुछ बताया ही नहीं। तो जब हम बात करते हैं पावर शेयरिंग अरेंजमेंट की, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट से कभी लेस पावरफुल हो नहीं सकती। तो हमारे पास बच जाते हैं ऑप्शन 1 कि वहां पर इक्वल पावर का शेयरिंग हो, और नंबर 2 जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल हो एज कंपैरिजन टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो जब हम कमिंग टुगेदर फेडरेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 काम करता है, यानी कि यहाँ पर स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है। वहीं पर जहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की हम बात करें, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर। अब शायद आप ये सवाल करोगे कि सर ऐसा क्यों है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में पावर का डिवीजन इक्वल होता है और वहीं पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में पावर का डिवीजन अनइक्वल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट को कम पावर मिलता है। ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि जब हम कमिंग टुगेदर फेडरेशंस की बात करें, तो ये चारों कंट्रीज पहले इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, ऑटोनोमस कंट्रीज थे, और उन लोगों ने एग्रीमेंट करके एक बड़ा कंट्री बनाया। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो कंट्री बना रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो बना रहे हैं, उनके पास स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर। वहीं पर जब हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस की बात करें, तो यहाँ पर जो स्टेट्स हैं, इसको किसने बनाया? इसको बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ही नए नए राज्यों का निर्माण कर रही है। दे आर मेकिंग न्यू स्टेट्स, सो दिस स्टेट्स आर बेसिकली मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्टेट्स को बना रही है, तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पर ज़्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या याद रखना है आपको? द फर्स्ट वन, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज देयर इन दैट कंट्री। सेकेंड, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिजायर्स टू डू पावर शेयरिंग। अगर ये दो कंडीशंस कोई भी कंट्री फुलफिल करता है, तो उस तरह के कंट्रीज को हम लोग फेडरेशन कहते हैं। और फेडरेशन क्या है? इट इज ए कंट्री, और फेडरेशन इज ए कंट्री विच अप्लाइज फेडरलिज्म।
तो फेडरलिज्म में बेसिकली हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं और फेडरेशन में हम लोग बात करते हैं कि एक कंट्री बनी कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द टर्म्स। उम्मीद है कि आपको ये दोनों टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।